बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कुछ रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए, जिस पर हुकूमत ने कुछ तकारीब मुनक्किद की और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया कि हुकूमत ने अब तक क्या अचीव किया है, क्या आगे अचीव करने जा रही है, क्या हुकूमत के टारगेट्स थे जो पूरे हो चुके हैं और कौन कौन से टारगेट्स हैं जिन पर काम जारी है। ओवरऑल हुकूमत की तरफ से अगर लुबे-लुबाब की बात की जाए तो यह कहा गया कि हुकूमत अपने अब ट्रैक पर आ चुकी है। मुआशी तरक्की का आगाज अब इस तीसरे साल से हो जाएगा, समत दुरुस्त हो चुकी है। इसके अलावा जो तनकीद की गई ऑपोजिशन की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, तो ये ऑपोजिशन का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं जो हुकूमत बता रही है, ये हुकूमत निकम्मी और नालायक है। अब तक इन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए, बजाय इसके कि प्रोजेक्ट शुरू होते हुकूमत ने अभी आजकल जो हुकूमत की पॉलिसी है वो आगे वजह ही नहीं है। हुकूमत को पता ही नहीं है कि क्या करना है। एक ही इल्जाम शुरू से, पहले दिन से जो वो लगा रहे हैं, नालायकी का लगा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान ने खुद ये बात की। उन्होंने नालायकी का तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम चूंकि नए थे, हमें पता नहीं था डिसीजंस किस तरह लेने हैं। बहुत सी चीजें हुकूमत में आने के बाद पता चली, तो लेकिन अब उन पर हमने काम शुरू कर दिया है। इस सारे मामले पर बात करेंगे और साथ ये बात जरूर करेंगे कि ये बातें अपनी जगह पे कि क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन एक वादा हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत में आने से पहले जो वादा था, सबसे बड़ा वादा, वो था इस्लाहात का, वो था रिफॉर्म्स का। वो रिफॉर्म्स कहां पर हैं वो अब तक नजर नहीं आ रही हैं। उनका आगे पाथवे क्या होगा ये भी नहीं बताया गया हुकूमत की तरफ से। आज प्रोग्राम में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे और साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी इक्वेशन में ऑपोजिशन का रोल क्या होता है, क्या होना चाहिए। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त सुनने में यह आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टॉप लीडरशिप जो है उनमें आपस में ठन गई हुई है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान कहते थे कि शहबाज शरीफ की सियासत दफन कर दी, हमजा शहबाज की सियासत खत्म कर दी मरियम नवाज ने। नवाज शरीफ साहब अब डायरेक्टली ऑर्डर्स दे रहे हैं लंदन से। साथ ही साथ आज जो हुकूमत के वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब, उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि अब नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए, कोर्ट इस बारे में ऑर्डर दे और कोर्ट जो ऑर्डर देगी वो हुकूमत उस पर अमल करने की पाबंद होगी। तो नवाज शरीफ साहब अचानक क्यों मुतहर्रिक हो गए, क्या वजूहात रही होंगी, इस पर हम बात करेंगे। और एक और इशू बहुत इंपॉर्टेंट, कराची, पाकिस्तान का वो शहर जहां से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, सिंध हुकूमत उसके बारे में क्या कर रही है। सिंध हुकूमत ने उस पर सिर्फ इस वजह से क्यों नहीं कुछ किया कि वहां से उनको वोट नहीं मिलते, जो इल्जाम लगाया जाता है एमक्यूएम की तरफ से, जो इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब ने जिस मुआशी पैकेज का, अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान किया था कराची के लिए, वो अब तक कहां पर है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है और इमरान खान साहब खुद कहते हैं इंटरव्यू में कि कराची के मसाइल का हल है बलदियाती, फाल बलदियाती निज़ाम, तो कराची में तो फाल बलदियाती निज़ाम अपनी जगह पे, केपी और पंजाब के अंदर वो बलदियाती निज़ाम कहां पर है, ये सवाल भी आज इस प्रोग्राम में उठाएंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते जाएं। डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीईसी के मेंबर हैं, वजीर आजम के स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब आपके भी वक्त का। और हमारे साथ निसार चीमा साहब होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने भी वक्त दिया। अब्दुल समद साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल, पहले भी मैंने पूछा था आपसे लास्ट टाइम व्हेन वी मेट इन दिस प्रोग्राम, रिफॉर्म्स कहां पर रुक गए हैं सर, कहां पहुंचे हैं, कब तक होंगे, कुछ नहीं बताया गया। ये सब कुछ जो भी कारकर्दगी आपने बताई, आपकी हुकूमत ने बताई 2 साल मुकम्मल होने के बाद, लेकिन 2 साल के अंदर तो रिफॉर्म्स की कम अज कम पेपर वर्क मुकम्मल हो जाता, कोई पाथवे नजर आ जाता, ऐसा कुछ नहीं है। वजह क्या है? मुझे आपके सवाल से कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हुई कि रिफॉर्म्स आप किस लेवल पे बात कर रहे हैं या किस क्लियर कर देता हूं पे रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हम तो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, हम ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जी 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 थोड़ा एनलाइटन कर दें। जी एब्सोल्युटली। सबसे पहला इमरान खान साहब कहा करते थे कि पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे। सेकंड, इमरान खान साहब कहा करते थे कि मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेटिक जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इनमें रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे। लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी, सबसे बड़ी बात। लैंड रिफॉर्म्स पे तो खैर कोई कमेटी भी नहीं ना बनी अब तक। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ऊपर कमेटी है, 2 साल हो गए, उसने क्या किया है। पुलिस रिफॉर्म्स पे वो जो कहाँ पे गए नासिर दुरानी साहब, और कौन सी कमेटी इस वक्त काम कर रही है, चलें ये 2-3 तो बता दीजिए जरा। अच्छा, जहाँ तक बात है ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, मैंने अभी आपसे पहले भी जिक्र किया, ये बिल्कुल तकरीबन हम इसके करीब पहुँचे हुए और ये फाइनलाइज हो जाएंगे। इस पे
फिर इसको असम्बली में लाएंगे और अप्रूवल्स के लिए वो करेंगे। बाकी रही मिलिटरीली कोई रिफॉर्म्स की, उसकी कोई बात नहीं हुई। लैंड रिफॉर्म्स आपको पता है कि वो पटवारी का सिस्टम ख़त्म करके उसको कंप्यूटराइज कर रहे थे, बल्कि वो तो शहबाज शरीफ के दौर में कंप्यूटराइज होना शुरू हो गया था। तो बेसिकली अभी अगर आप उसकी बात करें, हमने उस तरह से मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम नहीं गए कि हमने कोई बहुत बड़े पुल, या BRT तो पिछली गवर्नमेंट का वो KPK का वो था। हम गए 18 अरब रुपया सेहत के ऊपर, हर एक मिसाल कायम की है कि KPK के हर ख़ानदान को, हर फ़र्द को वो सेहत कार्ड मिलेगा, उनको बुनियादी जो है ना 10 लाख रुपए तक की सहूलत। हम इन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हम जो सियासी रिफॉर्म्स हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। अब उस्मान साहब मुझे ये फरमाइएगा, लैंड रिफॉर्म्स जो आप कह रहे हैं कंप्यूटराइज्ड करना था सिर्फ लैंड रिकॉर्ड को, ये लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। जो इस वक्त आपके बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर बड़ी बड़ी हुकूमती जगहें पड़ी हुई हैं, वहाँ पर एक सबसे पहले उनको प्राइवेटाइज करना, उनको कमर्शलाइज करना, ये एजेंडे में आपके मैनिफेस्टो में शामिल था। सेकंड आपसे मैं बात करूँगा, जो बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, अपने नाम पर ज़मीनें नहीं रखी हुई, मतलब लाखों एकड़ वो काश्त कर रहे हैं या करवा रहे हैं और पैसा वो खुद खा जाते हैं। इमरान खान साहब खुद जब किसानों के एहतजाज में जाया करते थे किसी दौर में, तो वो ये कहते होते थे कि हम आएंगे तो इस हवाले से लैंड रिफॉर्म्स करेंगे कि जो एक हारी है, जो एक किसान है, उसको कुछ नहीं मिलता और पीछे उसके जो लैंड, बहुत बड़े लैंड होल्डर्स हैं, वो खा पी जाते हैं। असल सब मामला तो उनका है, मेहनत ये करते हैं, मिलता उनको। उस हवाले से कोई रिफॉर्म सामने नहीं आई, इस बारे भी बताइएगा। और एजुकेशनल रिफॉर्म्स, सिस्टम की बात करते थे, वो किधर गए टीयर्स? अभी तक वहीं पे है सर। मैं इस बात को एडमिट करने में मैं तस्लीम करने में कोई आर महसूस नहीं करता कि हमने जो दावे किए, हम कोई बहुत बड़ा कोई सी चेंज नहीं ला सके, कोई बहुत बड़ा जिसको आप आके दावे करेंगे जी हमने कोई पुलिस रिफॉर्म्स ले आए, पुलिस से करप्शन ख़त्म हो गई। नहीं, इस लेवल तक रिफॉर्म्स अभी नहीं आए, इस लेवल तक की तब्दीली अभी नहीं आई। हाँ, जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की, या जो आप कह लें कि जिस तरह से आप कम से कम मिला, और शुरू में तो हमें देखें शुरू में जाके हमें वो पैसे मांगने पड़े, उसको डिफॉल्ट से बचाना पड़ा। एक डायरेक्शन हम सेट कर रहे हैं। वो जो बाकी पुलिस रिफॉर्म्स हैं या वो जो करप्शन है जो निचले लेवल पे, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी एडमिट किया है, वो उस रिफॉर्म्स के साथ हम ग्रेजुअली इसको ख़त्म करेंगे। हम पहले उस विजन को, सेट को लेके चल रहे हैं कि एक मुल्क की डायरेक्शन को पहले ठीक किया जाए जिस तरीके से हमें मिला था। चलें, मैं वैसे लैंड रिफॉर्म्स की जहां तक बात कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, ये पहले मियां साहब ने भी हारियों में तकसीम की। नहीं, आप एक जमींदार है, आप उसे जमीन लेके आप नहीं, हमने कभी भी क्लेम नहीं किया था कि कोई बड़ा जमींदार है तो उसे हम जमीन लेके किसी और को दे देंगे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ना ही हमने लैंड इस तरह के लैंड रिफॉर्म्स की बात की थी। एब्सोल्युटली। समझ साहब, मैंने अगले गेस्ट की तरफ भी जाना है, लेकिन इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, दोबारा इस पर मैं आपके पास आऊंगा। मैंने ये बात नहीं की कि आपकी पार्टी ने बात की थी कि बड़े लैंड ओनर से जमीन लेकर दे दी जाएगी। मतलब इसके कहने का यह था कि कोई ऐसा कानून वज़ा किया जाएगा, ये आप लोगों ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, कि जिसके मुताबिक लोग अपने नाम पे ही जमीन रखेंगे। ये आपने एक बेनामी कमीशन बनाया, उसने अब तक कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो बड़े जमींदार हैं उनसे, उनकी कम से कम वो बेनामियां जो हैं उनको सरेआम लेकर आए और लोगों सामने आया हो और आपने अपने फलां के नाम पे जमीन क्यों रखी हुई है और इसकी वजह से आपने इतने हजार एकड़ रखी हुई है। मैं इस लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा था। और इसके अलावा उसके लिए तो एमनेस्टीज लाई जाती हैं, उसके लिए एमनेस्टीज देखें, वो तो जो बेनामी प्रॉपर्टीज हो या बेनामी जमीन हो, एग्रीकल्चर लैंड हो या कमर्शियल लैंड हो, उसके लिए तो एमनेस्टीज लाई जाती हैं। कितनी बार वो एमनेस्टीज लाए, उसमें वो डिक्लेयर करें जिस तरह से उसी। लेकिन वो देखिए पिछली एमनेस्टीज में फर्क नहीं ना पड़ा, तो क्या उस पर फर्क पड़ेगा? फेक अकाउंट्स पकड़ेंगे। चले ठीक है, इस पर डिटेल में खैर बात कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल इसके ऊपर हुआ कुछ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की भी बात थी, वो 3 टियर्ड सिस्टम जिसकी इमरान खान साहब बात करते थे कि 3 तरह का, 3 तबकाती निज़ाम है। यहाँ पर एक मदरसे के बच्चे हैं, एक उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, एक प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं। हम एक करेंगे, इसको कर रहे होंगे उसके लिए, लेकिन एग्जैक्ट अगेन वही बात, रोड मैप क्या है हमें भी तो कुछ पता चले। ये मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था। निसार चीमा साहब को मैं जरा इसमें शामिल गुफ्तगू कर लूँ। चीमा साहब, जो बातें अभी मैं अब्दुल समद साहब से पूछ रहा था और जो उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि मेन इशू जो था जिस वक्त हम हुकूमत में आए, वो इमरान खान साहब ने भी बात की, 20 अरब डॉलर्स का कर्जा कम करके, बल्कि वो डेफिसिट कम करके 5 अरब डॉलर्स पे लाना। तो ये आप समझते हैं कि कामयाबी है हुकूमत की और अब समत दुरुस्त हो चुकी है, वो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ इकोनॉमिक उसमें अगर आप कहें कि साइड पर, तो वहाँ पर वो लेकर आ रहे हैं। बाजवा साहब, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में कुछ गुजारिशात करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है सर कि आप मेहरबानी करके मुझे टाइम थोड़ा दें या ज़्यादा दें, लेकिन मेरी गुफ्तगू मुझे उसमें इंटरप्शन ना हो, मेहरबानी करके। सर बस आप फोकस, गुजारिश ये है, मैंने सवाल पूछा उसको पूरा कर दीजिए।
जी हाँ। जवाब दे दीजिए। नहीं, आप देखें, आप मुझे आप सवाल करना आपका हक है, जवाब देना मेरा हक है। एब्सोल्युटली। देखिए, गुजारिश ये है कि समद साहब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और अमूमन वो साफ गोई से काम लेते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा किया, बड़ी फराख दिली से इस बात का उन्होंने ये इकरार किया कि लैंड रिकॉर्ड जो है उसको कंप्यूटराइज करने का काम मियां शहबाज शरीफ ने शुरू किया था। दूसरा, उन्होंने ये भी फराख दिली से तस्लीम किया कि जो वादे बड़े बड़े किए गए थे वो उस तरह की कोई चेंज नहीं ला सके। देखें, चेंज क्या, सच्ची बात ये है कि ये हुकूमत जो है अपनी नाअहली की बिना पर, अपनी बदइंसामी की बिना पर, अपनी द्रोहगोई की बिना पर इन्होंने एक नए रिकॉर्ड कायम किए हैं जो हमारी तारीख में जिनकी मिसाल नहीं मिलती। आप ज़रा गौर फरमाएँ, चंद एक मैं गिनवाऊँगा। पहली बात ये कि जी बेबुनियाद इल्ज़ामात के बेशुमार रिकॉर्ड, उसकी तफसील मैं नहीं जाता। उसके बाद झूठे वादे जो हैं उनके बेशुमार रिकॉर्ड। आप देख लें कि 1 करोड़ नौकरियां देनी थी 2 साल में, ज़ाहिर है 40 लाख बनती हैं, कितनी दी? 5 साल में इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, 2 साल में 20 लाख बनने चाहिए थे, कितने बने? बेशुमार इस तरह के झूठे वादे। फिर आप ज़रा गौर फरमाएँ कि एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसालें। फिर आप देखें कि इन्फ्लेशन, महंगाई के नए रिकॉर्ड, लाकानूनियत के नए रिकॉर्ड देखें, और बेरोज़गारी के नए रिकॉर्ड। आप देख लें कि हमारे दौर में आटे और चीनी की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी, गैस और बिजली की कीमत क्या थी, और आज क्या सूरत है। अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। वो कहते हैं कि माफिया के साथ हमने टक्कर ली है, तो वो इस वजह से ये सारी प्राइस हाइक की आप बात कर रहे हैं। भाई साहब, सारी बात ठीक है, लेकिन मुझे मेहरबानी करके मुझे 2 मिनट दें। आगे देखें कि इन्होंने ये कर्ज़ों की बात करते थे, हमने 5 साल में जितने कर्जे लिए उससे ज़्यादा ये 2 साल में ले चुके हैं, अंदाज़ा कर लें। फिर आप देखें कि यू टर्न के नए रिकॉर्ड, इस कदर ये उनकी मिसाल नहीं मिलती। फिर अपने वतन को बदनाम करने के रिकॉर्ड देखें। ये है कि किसी वज़ीर आज़म ने बाहर जाकर कभी ये नहीं कहा, जिस तरह ईरान जाकर इन्होंने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही। फिर उन्होंने ये फरमाया कि अलकायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी। किस कदर बेहुदा इल्ज़ाम है अपने कौमी इदारों के ख़िलाफ़। जो कुछ इन्होंने PIA के साथ किया, सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ किया, पाकिस्तानी पायलट्स को जिस तरह पूरी दुनिया बदनाम करके रख दिया। फिर आप देखें अपनी करेंसी को जिस तरह डीवैल्यू किया, एक नया रिकॉर्ड कायम किया, एक कौमी जुर्म है। मैं देखें, और फिर ये कि एक नया रिकॉर्ड ये है कि कोई हुकूमत हमारी 72-73 साल तारीख में इतनी जल्दी अवाम की नज़रों में नहीं गिरी जितनी जल्दी ये गिरी है, जितनी जल्दी ये डिस्क्रेडिट हुई है, बदनाम हुई है। रुपए की डिवैल्यूएशन की आपने बात की, एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। टेक्स मी बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन। मेरा जो असल सवाल था आपसे वो ये था कि जो वो बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की, जिसको उन्होंने प्लग इन किया, क्या नहीं आप समझते कि वो एक कारनामा ना सही तो वो एक अच्छी चीज है? देखें करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है बाजू साहब, आपको पता है, आप समझदार आदमी हैं कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो फ़र्क है डॉलर्स की फॉर्म में, वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। जब इन्होंने बिजनेस ही बंद कर दी, कर्जों की भी जो किस्तें देनी है वो भी फिर उसी में शामिल हो जाती है ना। डॉलर्स तो जा रहे हैं आपके। आप देखें करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो फर्क है डॉलर्स में, वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। और जब इन्होंने बिजनेस क्लोज कर दिया, फैक्ट्रियां बंद होंगी, बेरोजगार हो गए सारे मजदूर, उनके टाइम रह गया। मैंने डॉक्टर शाजिया साहिबा की तरफ जाना है, अब ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा एक और इशू पे। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपको क्या लगता है, हुकूमत ने जो 2 साल मुकम्मल किया, आपकी पार्टी ने भी उस पर तनकीद की, लेकिन हुकूमत जो कह रही है, वजीर आजम जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा कारनामा यह है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। जो कर्जे पहले से लिए गए थे वो हम पर ना डाले जाएं, वो हमारा कसूर नहीं था, उसी की वजह से रुपया डीवैल्यू हुआ और महंगाई बढ़ी। थैंक यू अकबर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है, ये इनको अपने प्राइम मिनिस्टर होने का पता जो है वो पता चला है टीवी से, और डॉलर का इंक्रीज होना भी टीवी से ही पता चला। तो ये किस क्रेडिबिलिटी से ये सारी बातें कर सकते हैं? देखिए, ये 22 साल से कहते हैं कि हम लोग जिदोजहद करके पहुंचे हैं इस मकाम तक। तो अगर आप 22 साल में अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपके असद उमर साहब कहाँ गए, जो अपोजिशन में बैठ के आपको पूरी इकोनॉमिक बताते थे, पूरी फाइनेंस कमेटी को वो सारी चीजें बताते थे, रिफॉर्म करते थे, तो वो असद उमर साहब कहाँ हैं? और दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि अभी जो हमारे अब्दुल समद साहब ने बात की कि हमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं की हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि कितने चीफ सेक्रेटरी जो है पंजाब में चेंज हुए हैं,
कितने आईजी चेंज हुए हैं, 4 और साना साहिवाल जो सबसे बड़ा इनके ऊपर धब्बा है उसका क्या हुआ। और रिफॉर्म की बात कर रहे थे तो जो दुरानी साहब ने केपी के पुलिस में रिफॉर्म्स लाए थे वो सब कहाँ गए? तो उनसे ही क्यों नहीं आप रिफॉर्म्स करवा? वो तो समझ साहब को नहीं पता ना, वो कह रहे हैं वो पता नहीं क्या मामला है, उसके हवाले से तो उन्होंने एडमिट कर लिया, कन्फेस कर लिया उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम दैट कोविड-19 जिस तरह से पाकिस्तान में हैंडल किया गया, टैकल किया गया, वज़ीर आज़म कहते हैं कि उसका क्रेडिट हमारी पॉलिसी को जाता है, एनसीओसी ने जिस तरह से काम किया। डू यू थिंक सो? क्योंकि एट द वेरी सेम टाइम ना भी अगर आप उसके साथ इत्तेफाक करें उनकी स्टेटमेंट के साथ, तो बहरहाल कोरोना तो पाकिस्तान में कम हुआ, बिजनेसेस तो दोबारा खुलना शुरू हो गए हैं, एक्टिविटी सरगर्मियाँ हर तरह की दोबारा शुरू हो चुकी हैं, तो कुछ क्रेडिट हुकूमत को जाता है कि नहीं जाता? शाजिया साहिबा। डॉक्टर शाजिया की कॉल ड्रॉप हो गई है गालिबन। एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सवाल दोबारा पूछेंगे भी। इसके अलावा हम अब ये बात करेंगे कि ऑपोजिशन का किरदार क्या है, आपस में ऑपोजिशन किस कदर सगी है एक दूसरे के साथ, और ऑपोजिशन के अपने अपने क्या मोटिव्स हैं, और क्यों पीएमएलएन के अंदर इस वक्त एक रिफ्ट नजर आ रही है, और आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे पाकिस्तान? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, आपसे मैं ब्रेक से पहले ये पूछना चाह रहा था कि कोविड-19 पर हुकूमत को जो सक्सेस मिली है, हुकूमत ये कह रही है, और मतलब ज़ाहिर है हुकूमत की पॉलिसी है, वो कहते हैं कि वो कामयाब रही है, वो सक्सेसफुल रही है, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस में कमी हुई है, और तकरीबन कोरोना का बहुत ज़्यादा खौफ अब पाकिस्तान में नहीं रहा, और तकरीबन ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में। तो क्रेडिट हुकूमत को आपकी नज़र में जाता है? देखें अकबर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस चीज का क्रेडिट ये गवर्नमेंट ले रही है, जब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया था तो सबसे पहले अपोज करने वाले इमरान खान साहब भी थे। उन्होंने कहा था कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा, कोई चीज बंद नहीं होगी, लेकिन अब देखें कि ये क्रेडिट वो ले रहे हैं और बड़े प्राउड के साथ वो ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये चीजें शुरू हुई थी तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और एज अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप पॉलिसी लाएं और हम आपके साथ एज अ टीम काम करेंगे। तो शुक्र है कि आपने कोई पॉलिसी की बात की, लेकिन हमने तो अभी तक कोई पॉलिसी फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं देखी है, ना तो कोई हेल्थ पॉलिसी देखी है, ना एजुकेशन पॉलिसी देखी है, ना फूड एंड सिक्योरिटी की पॉलिसी देखी है, ना ही फॉरेन पॉलिसी देखी है, ना ही कोई और चीज की पॉलिसी देखी है। आप इनको क्रेडिट दे रहे हैं कि इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है। चले शुक्र करें कि इस चीज पे हम स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की वो बात करते हैं ना, वो कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी, और ऐसे लोग जो दिहाड़ीदार हैं उनका ख्याल हमने किया और इस वजह से वो बचे हैं, वरना भारत की वो एग्जांपल देते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा लोग मरे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं लोग। लेकिन लॉकडाउन हो या स्मार्ट लॉकडाउन हो, जो भी हो, सबसे पहले अपोज करने वाले इमरान खान साहब और पीटीआई वाले लोग ही थे जिन्होंने कराची में आके इंतशार फैलाया था और अपोज किया था लॉकडाउन को कि ये चीज नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक आगे निसार चीमा साहब, ऑपोजिशन लीडर का जो ऑफिस है, जो रोल है, उसकी क्या बेतौकीरी की जा रही है आजकल। शहबाज शरीफ साहब ठीक है, मतलब पहले वो बीमार थे, उनको कोरोना हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत अता की, उसके बाद अब वो बिल्कुल खामोश हैं और खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि नवाज शरीफ साहब अब डायरेक्टली वहां से ऑर्डर्स दे रहे हैं, पहले भी देते होंगे, पहले भी बातें करते होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल साइडलाइन तो नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब की जो कहा जाता है कि उनकी थोड़ी मफाहमती सियासत है, उसको बिल्कुल साइडलाइन तो नहीं किया गया था, वो इस तरह मामला तो नहीं था। अब ये क्या मामला सब कुछ हुआ है, और उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ऑपोजिशन लीडर का ऑफिस बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। बाजा साहब आपकी इजाज़त से सिर्फ बतौर डॉक्टर मैं एक फिक्रा ज़रूर बोलूँगा। कोरोना के हवाले से जो ये क्रेडिट देती है गवर्नमेंट, हकीकत ये है कि ये गवर्नमेंट अगर ब्लंडर्स ना करती, तफसान बॉर्डर पे, एयरपोर्ट्स पे, गिलगित बल्तिस्तान सिंध गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किया और कई पॉलिसी इस तरह की इम्प्लीमेंट की, अगर ये उनको फॉलो करते और कई ब्लंडर्स ना करते तो कोरोना की वबा पे हम इससे बहुत पहले काबू पा चुके होते। खैर, यह है कि जो कुछ आपने कहा लीडर ऑफ द अपोजिशन का, देखें कोई बेतौकीरी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमारी मियाँ शहबाज शरीफ हमारी पार्टी के सदर हैं, बतौर सदर वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत होती है बिल्कुल ये है कि वो फोर फ्रंट पे मौजूद होते हैं। ये पिछली जॉइंट सेशन में वो पिछले उसमें तशरीफ़ लाए, और पार्टी के भी वो सदर हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, मौजूदा अपोजिशन के भी कायद हैं। बात यह है कि ये हमारे मुखालफिन जो हैं
उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, उनकी कोशिशें भी ज़रूर हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून जो है उसमें कोई दराड़े नहीं है। देखिए बड़ी पार्टी है, इख्तलाफ राय हो सकता है, कई मामलात में स्ट्रेटजी में इख्तलाफ हो सकता है, हिकमत अमली में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये पार्टी हमेशा की तरह बिल्कुल मुत्तहिद है, यकजान है। और मियाँ नवाज शरीफ इसके कायद हैं, मियाँ शहबाज शरीफ इसके सदर हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से कोई दरार नहीं है। नहीं, मुझे ये बताइए, ऑपोजिशन लीडर के ऑफिस की आप कह रहे हैं कोई बेतौकीरी नहीं हुई। जितने इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने, उन पर बात करने शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा सामने होते हैं। शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं बोल रहे आजकल, शहबाज शरीफ साहब कोई बात नहीं कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान जो बातें कर रहे हैं, जो वो पूछते हैं, वो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब से वो बात करते हैं, पूछते हैं। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का किसी किस्म का भी कोई रोल नहीं। तो फिर आप तरदीद कर रहे हैं इन तमाम खबरों की जो आजकल। साहब पता नहीं, बाजा साहब आप पता नहीं यानी कि क्या कुछ आप बुलवाना चाहते हैं। हम ये है कि कुछ बोले तब भी मुजरिम है। वो शेर मुझे याद आता है कि कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, और अब उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। ये क्या बात है? देखें ना बाजा साहब, ये तो देखें, ये है कि जहाँ ज़रूरत होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर अपना कायदाना किरदार अदा पहले भी करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। सही नहीं, मैं चलें भाई साहब यहाँ पे मुझे ज़रा डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। जब ये बात करते हैं, डॉक्टर शाजिया सोमरू बात कर रही थी कोविड की, भाई भले आप क्रेडिट ले ले, भले अपोजिशन ले ले क्रेडिट, ये शुक्र करें कि जी हम ओवरकम कर गए कोरोना से। अच्छा, यहाँ पे जब डॉक्टर साहब ने बात की कि तफ्तान बॉर्डर से, जब हम तफ्तान बॉर्डर की बात करते हैं तो ये एक सेक्ट को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जब उम्रा ज़ायरीन वापस आ रहे थे तो हम शिया जो ज़ायरीन ईरान से आ रहे थे हम उनको कैसे रोक सकते थे? अगर उनको रोकते तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई कि ईरान से आने वालों को कसूर तो हुकूमत का था। हुकूमत का किस तरह, जब उम्रा ज़ायरीन तो वापस आ रहे थे हम उनको एक्सेप्ट कर रहे थे। क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी किए बगैर, वहाँ ये है कि वहाँ स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट्स पूरी किए बगैर, जिस तरह उनको भेड़ बकरियों की तरह रखा गया, जहाँ केसेस मल्टीप्लाई होते हैं, जिस तरह की वो हालत भेज दिया गया ताकि केसेस बढ़ते रहे। नहीं, उनको डीजी खान लाया गया था, डीजी खान लाया गया था। कहने का मकसद ये था, कहने का मकसद है कि तफ्तान को इसलिए अवॉइड करना चाहिए, तफ्तान को इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक सेक्ट जो है वो उससे हर्ट होता है, और ये पहले भी उनके सेंटीमेंट से आ चुके उनका कसूर ही नहीं है। ज़ायरीन ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे थे उनकी अगर प्रॉपर क्वारंटाइन करके, उन बेचारों का क्या, वो तो एक किस्सा माजी हो गया, किस्सा माजी हो गया, हम उसे रिकवर कर गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल किस्सा माजी हो गया, रिकवर कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोविड से बाहर निकल आए, और अल्लाह करे कि आगे जो है। डॉक्टर शाजिया साहिबा, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले एक जो धरना दिया, इस्लामाबाद पहुंचे मार्च करके, वो उसमें उनको गिला रहा, आपकी पार्टी ने भी साथ नहीं दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कोई साथ नहीं दिया, बल्कि इल्ज़ाम तो यहाँ तक है कि आप दोनों अपनी अपनी डील्स कट करके निकल गए और मौलाना फजलुर रहमान को कुछ भी ना मिला। उनका एजेंडा वैसे ही बीच में रह गया। बहुत नाराज हैं आजकल वो आपकी पार्टी से। अब फिर एक एपीसी की बात हो रही है, और उसमें फिर बात ये हो रही है कि नून लीग आती है या नहीं आती, हम एक एपीसी करते हैं और उसके बाद एक अपना लाएअमल बनाते हैं। आपकी पार्टी और नून लीग खासतौर पर, ये चूंकि दो बड़ी जमातें हैं ऑपोजिशन की, आप दोनों के हुकूमत मुखालिफ किसी भी तरह के एहतजाज में जो विजन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपके कुछ और गोल्स हो सकते हैं, इनके टोटली गोल्स कुछ और हैं, तो ऑपोजिशन तो आपस में एक नहीं है। देखिए, जैसे अभी डॉक्टर चीमा साहब ने बात की कि व्यूज अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां पे एक अपोजिशन की बात है वो हमेशा एक थी और एक ही रहेगी। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हर किसी की पॉलिसी, पार्टी पॉलिसी होती है, और बहुत सारे व्यूज होते हैं। सब जब इकट्ठे बैठेंगे एपीसी पे तो इंशाल्लाह जो एक स्ट्रेटेजी बनेगी वो यूनाइटेड अपोजिशन की ये स्ट्रेटेजी होगी, जिसमें हमने जो काम करना है वो है कि इस अवाम के लिए जो महंगाई है, जो अवाम तकलीफ में है, जो चीनी, आटा, पेट्रोल, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर होते हुए भी हम ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़ी सी एक चीज जिस पे मैं फोकस कर रहा था ना यहाँ पे, वो ये था कि जिस वक्त हुकूमत के खिलाफ कोई मानी खेज मुहिम या कह लें तहरीक चलने के चांसेस थे उस वक्त, और ये आपकी पार्टी के लीडरान ने भी कहा है, नवाज शरीफ साहब को वापस क्यों भेजा गया, किसने निकाला, ये बिलावल भुट्टो साहब ने ये सवाल पूछे हैं, तो कोई डील कट होने की तरफ इशारा किया कि कोई डील करके गए हैं, और फिर जब उनके खिलाफ कुछ होता है तभी मरियम साहिबा बोलती हैं। आपको, आपकी पार्टी के लीडरान को तो ये लगता है, कईयों को ये लगता है कि कोई किसी किस्म की डील हुई है नवाज शरीफ साहब की इस मौलाना फजलुर रहमान की जो मार्च थी उसकी आड़ में। आपका क्या ख्याल है इस पे? नहीं अकबर साहब, देखिए, नवाज शरीफ साहब की तबीयत का या जिस तरह से भी था, उनका पूरा एक फॉलोअप के साथ
जो भेजने वाले थे वो इनकी अपनी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी, जो होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। होंगी, बिल्कुल हैं, वो सब कुछ अपनी जगह पे है। मैं तो ओपिनियन इस चीज पे पूछ रहा था कि जो आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि क्यों भेजा गया नवाज शरीफ साहब को बाहर, तो फिर उसके हवाले से आपका जवाब क्या है? क्योंकि इल्जाम तो वहां पर यह लगाया जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान वाले सब मामले के अंदर नवाज शरीफ साहब को कुछ कह लें कॉम्पनसेशन मिल गई या एक डील मिल गई, इन सिंपल वर्ड्स कॉल गालिबन ड्रॉप हो गई है। अब्दुल समद साहब, इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, साथ इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इस वक्त किसी किस्म का कोई होल्ड नहीं रखता नैब के ऊपर। ये रीसेंट इंटरव्यू में फिर वो ये क्यों कहते रहे हैं बार बार कि मैं अगर इनके साथ बैठ जाऊंगा तो फिर ये मुझसे एनआरओ मांगेंगे? दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नैब आज़ाद इदारा है, वो तो कुछ कर नहीं रहा, मेरे कहने पे तो नहीं करता, वो तो अपने ओन पे कार्रवाइयाँ करता है। देखें, ये बात खुलकर उस वक्त सामने आई है जब डॉक्टर साहब को बेहतर पता है कि जब ये नैब इस्लाहत के हवाले से जो कमेटी तश्कील दी गई थी 24 रुकनी और फिर बाद में 28 रुकनी हो गई, और जब उस पर हमने इनसे इस्लाहत मांगी और जब ये 34 रुकनी ये इस्लाहती वो शिके लेके आए, उन शिकों में ये था, उस पर तो ये था कि नैब के इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि इन शॉर्ट अगर उसको इस तरह से देखा जाए तो वो मानी ही नहीं जा सकती थी बातें। और इनका ये ख्याल था कि वो दो हमारे जो बिल्स थे उनको वो करने के लिए, पास कराने के लिए शायद इसमें, तो हमने तो वो शाह महमूद साहब लेके गए जब प्राइम मिनिस्टर के पास, उन्होंने टोटली उसको रिफ्यूट कर दिया, रद्द कर दिया उसको। तो ये एनआरओ कहने का मकसद ये कि एनआरओ, नैब का एनआरओ इस तरह से मांगा जा रहा है कि आप लेजिस्लेशन ऐसी कर लें, उसमें कुछ लेजिस्लेशन में हम आपका साथ दे देते हैं, कुछ में गवर्नमेंट इनका साथ दे, और ताकि ये नैब को जड़ से उखाड़ दिया जाए। तो इस तरह के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का इशारा होता है कि मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ और कतन मैं इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और ये हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए हमेशा बड़ा आसान होता है कि आप एक अपोजिशन को फ्रेंडली रिलेशंस के साथ आप ये कह रहे हैं कि जो नई लेजिस्लेशन है उसके हवाले से वो उसे एनआरओ का नाम दे रहे हैं, जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं नैब में उसको वो एनआरओ नहीं कह रहे हैं। उस हवाले से ब्रेक पे जाना है अब्दुल समद साहब। आते हैं नाज़रीन ब्रेक से, तो डॉक्टर शाजिया से कराची के हवाले से ज़रूर पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम ये लगता है कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अर्बन सिंध में उतने स्टेक्स नहीं हैं, तो इस वजह से वो निगलेक्ट करते हैं अर्बन सिंध को, शहरी जो सिंध के इलाके हैं, ख़ासतौर पर कराची और हैदराबाद और बिलखुसूस कराची। क्यों है ऐसा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तनकीद करती है कि जी इसका हल बलदियाती निज़ाम में है, तो फिर बाकी सूबों के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उधर कौन से बलदियाती निज़ाम चल रहे हैं, ये भी पूछेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची की, कि कराची की सूरत हाल का जिम्मेदार है कौन? कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का रेवेन्यू हब, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता है, उसके साथ ये सूरत हाल और ये जुल्म हो रहा है। तो शाजिया साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत ये कहती है कि हम जब पैसे खर्च करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म ने जब कराची पैकेज का ऐलान किया तो उसमें सिंध हुकूमत हायल आ जाती है। वो कहती है कि वफाकी हुकूमत डायरेक्ट यहाँ पर पैसे नहीं खर्च कर सकती, वो पहले ज़िला हमें देने पड़ेंगे, सूबाई हुकूमत को देने पड़ेंगे, फिर यहाँ से वो आगे खर्च होंगे। तो हो रहे हैं, अगर कराची के लिए कोई बेहतर काम तो डायरेक्ट करने दें वफाकी हुकूमत को, इसमें इतनी कौन सी बात है सिर्फ इस वजह से कि कहीं क्रेडिट उनको ना मिल जाए? देखिए, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट अगर काम करना चाहती है तो जो सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं K4 और ग्रीन लाइन, उनके पैसे दे दे, और जो 164 बिलियन रुपीस सिंध गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट ने देने वो पहले दे दे, तो जो प्रोजेक्ट्स पहले ही इन फंडिंग की वजह से रुके हुए हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट अगर काम करना चाहती है तो बाईपास ना करे, जाहिर है एक चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, तो उनको आप उनको ऑन बोर्ड करें और जो आपने उसमें काम करना है, बेहतरी लानी है। क्योंकि देखें, कराची के लिए दुख तो सबका नजर आता है लेकिन काम करने के लिए ऑन ग्राउंड कोई भी नहीं आता। अब यही चीज अगर आप देखें तो पंजाब गवर्नमेंट को आप खुद चला रहे हैं। जी, राब्ता मुनक़ता हो गया। अब्दुल समद साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। जो आपकी पार्टी कह रही है, आज शिबली फराज साहब भी कह रहे थे और उनके अलावा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि हम तो करना चाहते हैं ये सब कुछ, लेकिन असल जो मसला है वो तब तक नहीं हल होगा जब तक बलदियाती निज़ाम को फ़ाल नहीं किया जाएगा। बाकी सूबों में तो सर बलदियाती निज़ाम फ़ाल नहीं किया आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी ने, जिन जिन सूबों में उनकी हुकूमत है, पंजाब और KP में, तो यहाँ पर करने की बात क्यों करते हैं? और दूसरा सवाल सर, साथ इसका जवाब भी दे दीजिएगा, जो बात कर रही थी डॉक्टर शाजिया,
कराची के लिए है ना, तो क्या जरूरत है कि डायरेक्ट अपने एमएनए को दिया जाए या एमपीए को दिया जाए और उसी के थ्रू करवाया जाए? दे दें सूबाई हुकूमत को वो फंड्स ताकि कराची वालों का भला हो। देखिए अकबर साहब, अगर एमएनएस को देना है तो फिर देखिए। पीपल्स पार्टी के एमएनएस भी हैं। जी आई एम टोटली गेटिंग योर पॉइंट। मैं वही अब्दुल समद साहब से पूछ रहा हूँ मैडम, आपका चूंकि राब्ता मुनक़ता हो गया था तो मैंने उनसे सवाल देखिए, किया। पहली बात तो ये डॉक्टर शाजिया साहब को पता नहीं किसने कोई पिछले साल की फिगर इनको कोई रटवाई गई, अभी तक इनको वही याद है कि 164 अरब रुपया वो पिछले साल की फिगर थी। वो उसके जो सूबों का हिस्सा होता है उनके मुताबिक मिलती है, और जैसे अगर कोई लेट भी होता है तो नेक्स्ट बजट आने से पहले वो पेमेंट सारी हो जाती हैं। और दूसरी बात रही कि जो पैसे देने की बात है, हाँ ठीक है, एमएनए को फंड्स मिलें, वो इस तरह से मिलते हैं कि प्रोजेक्ट बेस मिलते हैं। अगर हम इनको तो डायरेक्टली हमको सूबों को तो पैसे दे ही नहीं सकते, ना पंजाब को फेडरल दे सकता है, वो तो उनका जो एनएफसी के तहत हिस्सा है वो उनको मिल रहा है। नहीं, कुछ फेडरल अगर जो पंजाब फेडरल गवर्नमेंट कराची पैकेज का जो ऐलान किया हुआ वजीर आजम ने, वो क्यों नहीं सिंध हुकूमत को दे सकते? सर, कराची पैकेज का जो ऐलान किया उसमें कोई फ्लाईओवर्स है, वो फेडरल गवर्नमेंट जाके वो करती है, गवर्नर साहब ने भी उसका इफ्तिताह किया, लेकिन वो एक सर्टेन एक लिमिटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें कंट्रीब्यूट कर देता है फेडरल गवर्नमेंट। वो 122 अरब सिर्फ फ्लाईओवर बनने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नहीं चल सकता। नहीं, को फ्लाईओवर्स जो गवर्नर साहब ने इफ्तिताह किया तो वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से funded था। बलदियाती निजाम का बता दीजिए जरा, बलदियाती निजाम का बता दीजिए। वहां पर तो आप कहते हैं कि यहाँ बलदियाती निजाम तो ना सिर्फ बिल्कुल पंजाब में भी होना चाहिए, उसको रिवाइव करना चाहिए। यहाँ पे जो पिछला बलदियाती निजाम खत्म हुआ, बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तो शुरू से हमेशा से इसी हक में थे। ये कोविड ना आता तो शायद कोविड से बहुत पहले की बात है। कोविड तो आप जाके आया पिछले 1.5 साल से, आपकी कोविड से पहले 1.5 साल आपकी कोविड से कुछ महीने पहले तो बलदियाती निजाम कोविड से कुछ महीने पहले ही खत्म हुआ, और अगले इलेक्शन की तरफ हमने जाना था अगर ये कोविड ना आता। अब जिस तरह कराची का मेयर की मुद्दत अब खत्म हो रही है तो वहाँ पे अब जाके बलदियाती निज़ाम, और वहाँ पे बलदियाती निज़ाम की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है कि ना तो सिंध गवर्नमेंट को कराची को कोई कंट्रीब्यूट करती है उसमें, तो ना फेडरल कर सकती है, और ना वो लवारिस का लवारिस पड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां पे तो निसार चीमा साहब, वक्त खत्म हो रहा है। निसार चीमा साहब, ये कराची लावारिस क्यों पड़ा हुआ है आपके ख्याल में? आपकी हुकूमत में भी यही मामला होता था, अब भी यही मामला चल रहा है, और खुदा ना करे लेकिन आगे भी लगता है यूं ही मामला चल रहा है। सर भाई साहब, मेरी सिर्फ दो गुजारिश। एक तो ये है कि इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज, सब जानते हैं कि पंजाब में बल्दियाती निज़ाम इन्होंने इसलिए ख़त्म किया क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदों की गालिब अक्सरियत का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, और ये ज़ाहिर है कि अपनी रवायती तंग नज़री की बिना पर उन्होंने ख़त्म किया, वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात जो है वो कराची के हवाले से, बाजा साहब, 3 पार्टियों ने वहाँ के लोगों से वोट लिए हैं, PTI ने, पीपल्स पार्टी ने और MQM ने। तीनों की जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से ज़ाहिर है कि वो जो तीनों जवाब दिया आवाम को, सबको अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। लेकिन देखें, ये 3 जो जिम्मेदारी के हवाले से स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें से 2 का अलायंस है, ये MQM और PTI का अलायंस है। फेडरल गवर्नमेंट में दोनों साथी हैं, इसलिए जिम्मेदारी के हवाले से मैं कहूँगा कि 2/3 जिम्मेदारी जो है वहाँ के मसाइल हल करने की इस अलायंस पे आयद होती है, यानी PTI और MQM का जो अलायंस है उसकी जिम्मेदारी है। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है सर, वो बात आपकी दुरुस्त है। पार्टी की गवर्नमेंट लास्ट मिनट है चीमा साहब, लेकिन उस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा। अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वफाक वो फंड्स हमें दे, तो फिर वो सूबाई हुकूमत के थ्रू वो फंड्स बलदियाती हुकूमतों को जाने, वफाक डायरेक्ट उनको नहीं दे सकता, चाहे उनकी आपस में एक कोalition है। नहीं, बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी की का मौका बिल्कुल सही है कि फेडरल गवर्नमेंट को बराह रास्त किस तरह वो जो है उनको गवर्नमेंट को ही देना चाहिए, उसके जरिए लगने चाहिए। चलें, ठीक हो गया। आपका कमेंट आ गया। शाजिया साहिबा का दोबारा जरा लाइन हमारे साथ इस वक्त राब्ता कायम हुआ है जी। लास्ट मोमेंट्स शाजिया साहिबा, क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए अकबर साहब, अभी जो बात की है अब्दुल समद साहब ने कि मुझे कोई रटवाने में स्क्रिप्ट वाली मेंबर नहीं हूँ, ये स्क्रिप्ट वाले लोग आप हैं जिनको स्क्रिप्ट दिया जाता है और रटवाया जाता है। हमें जो फिगर एंड फैक्ट्स बताए जाते हैं या हमें पता होते हैं, हम वही थैंक यू वेरी मच। आपका पॉइंट आ गया। आपका प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त खत्म हो गया। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर शाजिया सोमरो।